सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज शर्मा फिर मौजूद हूँ आपके लिए आपकी फिजिक्स की क्लास लेकर। आज का हमारा नया टॉपिक है हमारे पास, दैट इज कूलॉम्स लॉ। चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ये आप सबको जानकारी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ बताता है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस को। कूलॉम्स लॉ क्या बताता है बच्चा? कूलॉम्स लॉ बताता है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दो चार्ज लिए हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक वहां अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है। इस चीज को बताने के लिए कौन सा लॉ दिया जाता है? कूलॉम्स लॉ दिया जाता है। इस कूलॉम्स लॉ के अंदर दो चार्ज लिए जाते हैं, एक चार्ज ले लिया है Q1 और एक चार्ज ले लिया हमने Q2, इज इट? और इन दोनों चार्जेस के बीच में मान लिया है कि डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब, ये फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? रिपल्शन भी हो सकता है। यदि मान लीजिए दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। दोनों चार्जेस क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। और यदि इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है, लाइक दिस, जैसे दोनों चार्जेस कहां आ रहे हैं? अंदर की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि वहां अट्रैक्शन हो रहा है। तो इससे साफ हो जाता है कि कई हद तक दोनों चार्जेस के बीच में क्या है? पोलैरिटी का डिफरेंस है। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज जरूर से होगा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इंट्रैक्शन को पता करने के लिए कि जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है वो किस टाइप का है, इसके लिए दिया जाता है कूलॉम्स लॉ। आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ कहता है कि जब दो चार्ज लिए जाते हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। लाइक जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया है, दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, तो जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, जिसे हम कूलॉम्ब फोर्स भी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। जिसे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1 यहां गिवन है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, कूलॉम्ब फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगने वाला है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट यदि बढ़ता हुआ गया तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर मैंने शुरुआत में जो चार्ज लिए, एक तो 2 कूलॉम्ब का चार्ज लिया और यहां 3 कूलॉम्ब का चार्ज लिया है, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट थी, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो 2 3 जा 6, यानी कि जो फोर्स है वो 6 कूलॉम्ब स्क्वायर के क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? समझ में आ रही है? यदि इन दोनों चार्जेस की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, एक एक कूलॉम्ब बढ़ा दिया, मान लीजिए ये 2 कूलॉम्ब से कितना हो गया? 3 कूलॉम्ब हो गया, ये 3 कूलॉम्ब से कितना हो गया? 4 कूलॉम्ब हो गया, और जो डिस्टेंस थी वो हमने वही की वही रखी हुई है, आर की आ रही है, तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? ऑब्वियसली सी बात है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था? 6 था। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो 12 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? 12 आ रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो गया है? अमाउंट में इंक्रीज हो गया है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा बच्चा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? दूसरी चीज देखते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। सर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, वही बता ही दीजिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या है? जो डिस्टेंस होती है चार्जेस के बीच में, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है कूलॉम्स लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r स्क्वायर, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए जरा गौर करके, इक्वेशन नंबर 2 यहां दिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा सर, यदि डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? डिस्टेंस को बढ़ा दें, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दे, तो कोई इनवर्स फंक्शन का मतलब ही यही होता है। इनवर्स का मतलब यही होता है कि अपोजिटली क्या होगा? चेंज होगा, अपोजिट चेंज होगा। यदि फोर्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब दोनों चार्जेस के आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, और दोनों चार्जेस यदि दूर जाते हुए जा रहे हैं तो इसका मतलब है फोर्स उन दोनों के बीच में क्या होता जा रहा है? कम होता हुआ जा रहा है।
समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ यही कहता है यदि डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में बढ़ती हुई जाएगी तो लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 हमने यहाँ ले ली है। जब इक्वेशन 1 और 2 को यदि अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दोनों एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ डायग्राम आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, ये रिपल्शन को शो कर रहा है और ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को यदि सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो देखो प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, सेम सेम, तो इक्वेशन के अंदर सेम ले लिया मैंने। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहां, तो मैं लिख सकता हूं एफ प्रोपोर्शनल टू। अब देखो Q1 Q2 और 1/r², ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना। प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जो सेम सेम है उनको सेम लिख दो। लाइक जैसे देखो एफ लिखा हुआ तो मैंने यहाँ एफ लिख दिया, प्रोपोर्शनल का साइन मैंने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। अब देखो Q1 Q2 और 1/r², ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। सो Q1 Q2 और 1/r² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q1 Q2/r² आ जाएगा। अब देखो जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे इक्वल टू का साइन लगेगा और एक लगेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या आ गया, के आ गया। जरा गौर करके देखो एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2/r², ये आ गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ समझाया हुआ है आपको। सो ये आ जाएगा एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। यहाँ पर के क्या है, के को बोला जाता है कोलाम कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कोलाम कांस्टेंट बोल दो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसे बोला जा सकता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कोलाम कांस्टेंट का, के इक्वल्स टू होता है 1/4πε0। क्या होता है, 4πε0 होता है। अब यदि मान लो ε0 क्या है, ε0 है फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, अपन इसको जनरली अपन एयर के लिए भी ले सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये। ठीक है, ε0 क्लियर है। अच्छा सर फ्री स्पेस ना लें, कोई मीडियम ले लें, तो मीडियम के लिए आप क्या रख दोगे, ε0 की जगह क्या रख दोगे, सिर्फ एप्सिलॉन रख दोगे। क्या रख दोगे बेटा, यहाँ एप्सिलॉन रख दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम हो जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात तो है या नहीं है, नहीं है। अच्छा सर ये परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम का वो नेचर है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो चार्जेज के बीच में फोर्स को क्या करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, उस फोर्स को कम करने वाली एक प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी। समझ में आती है बात? ठीक है। सो फ्री स्पेस के लिए यदि बात करें तो फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कोई यदि आपसे यूनिट पूछता है तो यूनिट भी आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे भाई, देखो इधर से आप यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा के की यूनिट क्या होगी, अच्छा के की वैल्यू ε0 की वैल्यू अपन रख दें, मान लो ये वाली, ठीक है। ε0 की यदि वैल्यू मैं रख देता हूं तो ये आ जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू रखने वाला 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। और इसका जो यूनिट होगा ε0 का, ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज है कि के का जो यूनिट है वो, सर के का यूनिट कैसे आया, के का यूनिट आया कैसे, वो समझा देता हूं, इधर देखना जरा। F इक्वल्स टू के Q1 Q2/r² है, ठीक है। के का यूनिट मैं आपको समझा देता हूं। सर के का यूनिट कैसे आया है, F(r²/Q1 Q2), ठीक है। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस है r, मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम्ब इंटू कोलम्ब। सो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। सो के का यूनिट तो आ गया आपका ये। अब के क्या होता है, 1/4πε0 होता है ना बच्चा, क्लियर है। सो ε0 का यूनिट देखो क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। ε0 इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो ε0 का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका 1/k के हिसाब से आ जाएगा ये, हाँ है ना, 4π/k। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, सिंपली देख लें अपन इसको। यदि मैं बात करूँ ε0 को इधर ले आता हूँ, ε0 इधर ले आया, हाँ या ना, क्लियर है। ये आ जाएगा 1/4πk,
यही आएगा ना। और के की जगह मैं इसकी यूनिट लिख देता हूँ 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल है। देखो कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात, कोई परेशानी वाली बात हो तो बताइए, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सर एफ और आर के बीच में ग्राफ क्या होगा। ये रहा कूलम्ब फोर्स और ये रहा डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा ना, देखो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो देखो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती हुई जाएगी ग्राफ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता है। जो फोर्स है वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। देखो फोर्स डिक्रीज होता हुआ जा रहा है और डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। डिस्टेंस देखो इस तरह से, डिस्टेंस इस तरह से बढ़ती हुई जा रही है यूँ। फोर्स तो नीचे आता जा रहा है और आर, ये आर है और ये फोर्स है। तो फोर्स देखो नीचे आ रहा है और आर आगे बढ़ रहा है। देखो ये आगे जा रहा है ना। तो ये ग्राफ आपको अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है, बहुत काम में आता है, आप लोगों के भी बहुत काम में आने वाला है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा हल्का मिलता जुलता है आपके ग्रेविटेशन वाले टॉपिक से। पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा। इसमें आपके आया था G(m1m2/r²। वहाँ यदि मान लीजिए दो चार्ज हम इलेक्ट्रॉन ले लें तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मास भी है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज भी है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में हम कूलम्ब फोर्स भी निकाल सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई हद तक ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जिसे अपन कह सकते हैं कूलम्ब फोर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हमारे अगले फॉर्मेट के अंदर अपन बढ़ें। अगले फॉर्मेट के अंदर आता है सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अपन पढ़ लेते हैं। सर वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्ब्स लॉ क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इंटरेक्शन बताऊंगा कि कूलम्ब फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स के साथ इंटरेक्शन किस तरह से होता है। चलिए कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं थोड़ा सा उनके भी काम में आ जाएगा। ठीक है चलिए देखिएगा। तो दो चार्ज मैंने लिए हैं, एक Q1 चार्ज ले लिया है और एक चार्ज ले लिया है मैंने Q2 चार्ज ले लिया है। ठीक है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लिया है मैंने R। कितना मान लिया है, R मैंने डिस्टेंस मान लीजिए। दोनों फोर्सेस, दोनों जो चार्ज है वो एक दूसरे ऊपर क्या लगाएंगे, कूलम्ब फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर और वो फोर्स कितना है, F/2/1। ऑन टू जिस पर लग रहा है उसको पहले लिखो, फोर्स ऑन टू बाय 1। इसी तरह से Q1 पर भी Q2 क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स विल बी F/1/2, F12, F फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 बाय चार्ज 2। क्लियर है। अब जरा गौर करके देखा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लें। यदि मान लीजिए चार्ज Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, चार्ज कहां से कहां जा रहा है, Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, तो डिस्टेंस किस तरह से लेंगे, किस तरह से लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो ये लेंगे अपन R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से यदि फोर्स लग रहा है Q2 से Q1 पर, Q2 से Q1 पर फोर्स लग रहा है, तो Q1 हो गया फाइनल पॉइंट, Q2 हो गया इनिशियल पॉइंट। तो इसको मैं लिख दूंगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है। और दोनों जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर ही है। तो मॉड के फॉर्म में यदि लिया जाए, मॉड के फॉर्म में यदि दोनों को लिया जाए तो दोनों किसके बराबर हैं, R के बराबर है। इसको मैं R12 लिख सकता हूं, मॉड R12 लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ R21 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात। और दोनों आपस में देखो डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम R21 वेक्टर मॉड और R12 वेक्टर मॉड दोनों आपस में बराबर है। R डिस्टेंस के, डिस्टेंस तो बराबर ही है दोनों। क्लियर है ना। तो जरा आप कैलकुलेट कर लें, अपन फोर्स की अपन बात कर लें, एक एक फोर्स की अपन बात कर लें। फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 या चार्ज 1 या चार्ज Q1 ले लेते हैं अपन। चार्ज Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, सो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कहां से कहां तक हुआ डिस्टेंस ट्रेवल। Q1 पर फोर्स लगा है, Q2 से Q1 पर फोर्स लग रहा है। तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, सो R1 माइनस R2,
R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और यहां आएगा यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड। क्या आ जाएगा? मॉड आ जाएगा, जिसे मैं R12 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? R12 भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, ये हो गया, समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2। अब Q2 चार्ज पर अपन क्या निकाल लें? फोर्स निकाल लें। Q2 चार्ज पर Q1 फोर्स लगा रहा तो वो कितना है? F21 वेक्टर है। F21 वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चा? K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा? यहां से यहां फोर्स लगा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड का स्क्वायर कर दिया, और यहां पर अपन यूनिट वेक्टर लें R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड में आएगा, कैप में आएगा। क्लियर है? अब देखो जरा गौर करके, यूनिट वेक्टर जो होता है उस यूनिट वेक्टर को अपन किस में लिख सकते हैं? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? ए कैप इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर के फॉर्म में लिखें, तो ये मॉड के फॉर्म में है ना। सो F21 वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दें, इसका स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को भी अपन लिख सकते हैं। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर दें। F21 वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, ये तो मॉड में स्क्वायर और ये मॉड, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड, इसकी पावर आ जाएगी 3, और ये आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? भाई पहले यूनिट वेक्टर के फॉर्म में थे, अब किस फॉर्म में आ गए? नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में। इस यूनिट वेक्टर को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके लिख सकते हैं आगे K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो इसको भी यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मॉड का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ये भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब, और ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब जरा गौर करके देखो, क्या हम R2 माइनस R1 को R1 माइनस R2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पर माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर आएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, यह आ जाएगा बच्चा K Q1 Q2 अपॉन, इधर से भी माइनस कॉमन लेंगे, पर मॉड है, माइनस कॉमन लेने से मॉड पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मॉड के कारण माइनस कॉमन लेने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मॉड में से कितना ही माइनस कॉमन ले लो आएगा आंसर प्लस में ही। ठीक है, सो इसको मैंने लिख दिया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड का होल क्यूब। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब जरा गौर करके देखो, इक्वेशन नंबर 1 से इसको मैच करो। नाउ बाय मैचिंग इक्वेशन 1, अब जरा गौर करके देखो, माइनस तो है इधर, माइनस आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। K Q1 Q2 अपॉन में मॉड R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब, R1 माइनस R2 वेक्टर में मॉड का क्यूब, R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस, सेम टू सेम है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? F12 वेक्टर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। सो F21 वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? माइनस तो यहाँ साइन है, और यहाँ आ जाएगा F12 वेक्टर। तो ये हो गया आपका कोलॉम्स लॉ के लिए वेक्टर फॉर्म, जिसमें ये बताया जाता है कि जब Q1 और Q2 कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो मॉड में, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या होगा?
अपोजिट हो, यानी दोनों के जो दो चार्ज लिए गए हैं वो दोनों चार्ज आपस में फोर्स लगा रहे हैं इक्वल, बट डायरेक्शन उन दोनों की क्या है, अपोजिट है। चलिए आइए, ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आने पर बिल्कुल ऐसे कैसे कर सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंपेयर कर रहे थे ग्रेविटेशन फोर्स से। सो दिस लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मिलता जुलता है ग्रेविटेशन के लॉ से, जिसके अंदर फॉर्मूला था F इक्वल्स टू G/m2/r², विद द डिफरेंस दैट, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उन डिफरेंस पर अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं सिमिलैरिटी पर भी यदि बात करूं ना कि सर सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी ये है कि भाई वहां पर भी इनवर्स लॉ स्क्वायर लॉ का फॉलो हुआ था, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो हुआ था ग्रेविटेशन के अंदर भी, और यहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या हुआ है, फॉलो हुआ है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? वहां सिमिलैरिटी ये थी, वहां भी अट्रैक्शन था, यहां भी अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अट्रैक्शन है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर थोड़ा ऐड हो गया, यहां रिपल्शन भी होता है, वहां रिपल्शन नहीं होता, वहां रिपल्शन नहीं होता। ठीक है, आइए डिफरेंस क्या क्या है, उन डिफरेंस पे जरा अपन बात कर लें। तो फर्स्ट डिफरेंस आया था अपना कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर इसका जो अपन अंदाजा है ना वो इसी से लगा लें कि देखो ग्रेविटेशन फोर्स में कांस्टेंट जी आता है और कूलम्ब फोर्स के अंदर कांस्टेंट आता है k। ठीक है, G/m1m2/r², इधर होता है k/q1q2/r²। g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। वहीं कूलम्ब कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कुछ ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू जब आप गौर करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये -11 आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, +9 आ रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर्ड एज देन ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, Consequently, Fg is neglected when both Fe and Fg are present। और इतना डिफरेंस होता है कि हम ग्रेविटेशन फोर्स को नेग्लेजिबल तक मान सकते हैं बेटा। ठीक है, समझ आ रहे हो बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए दूसरा डिफरेंस हम देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अभी थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है। आईआईटी के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन सभी फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर सिर्फ अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स कौन सा है, द ओनली अट्रैक्टिव टाइप फोर्स इन द फंडामेंटल फोर्सेस इज। अब फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, पहले उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इसे बोल देते हैं, दूसरा है ग्रेविटेशन फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इन सभी फंडामेंटल फोर्सेस में से सिर्फ ग्रेविटेशन ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, बाकी तीनों के अंदर क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों होता है। ठीक है, सो ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज हैव अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सिर्फ अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सेम पोलैरिटी के चार्जेज जो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जबकि अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेज हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक लेते हैं थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। जी हाँ बिल्कुल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन फोर्स को मीडियम पर कोई टेंशन नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेज व्हाइल ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट। ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता किसी भी मीडियम के अंदर। अब देखो अलग अलग जो हम लेते हैं ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स को डिक्रीज करने के लिए जाना जाता है परमिटिविटी। ठीक है, तो मीडियम का फर्क तो पड़ रहा है यहाँ,
या किसका फर्क पड़ रहा है, मीडियम का फर्क तो पड़ रहा है। आपने देखा होगा जो जी था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, उसका कोई फॉर्मूला नहीं था, वो किसी पर डिपेंड नहीं था, वो कांस्टेंट फिक्स था अपने आप के अंदर, हर मीडियम के लिए फिक्स है। जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फिक्स नहीं है, वो मीडियम के हिसाब से बदलता रहेगा। यानी कि आपका जो के का फॉर्मूला है वो आप लगाते हो के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाते हो, कई जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लगा देते हो, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन लगा देते हो, क्या लगा देते हो, एप्सिलॉन लगा देते हो। एप्सिलॉन मीडियम के लिए होता है, एप्सिलॉन नॉट आपके वैक्यूम के लिए होता है, जिसे अपन एयर भी बोल देते हैं। वैसे दोनों अलग अलग होते हैं, एयर और वैक्यूम, ठीक है, समझ रहे जरा इस चीज को, है ना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ना कि ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट अपन ले रहे हैं भाई, जो कुछ कमियां थी उन कमियों को हमने देख लिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था। अगला पॉइंट लेते हैं कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का, कि द फोर्स इज कंजर्व्ड। कूलम्ब फोर्स जो है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है। कैसा है, कंजर्वेटिव। द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज राउंड ए क्लोज्ड पाथ अंडर द कर्षण ऑफ कूलम्ब्स फोर्स इज 0। अच्छा जरा गौर करके देखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी पाथ से आप जाइए, आपका वर्क डन क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। बट सोच के देखिए, आप ए से बी तक गए और फिर बी से ए तक आए हैं, वर्क डन सेम रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा, एक नेगेटिव डायरेक्शन में रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर जब कूलम्ब फोर्स की बात की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाती है, तो वो एक कंजर्वेटिव नेचर रखे हुए होता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन रहेगा, नेट वर्क डन रहेगा, एक सर्कल के अंदर, एक राउंड के अंदर, ए से चले हैं बी पर आए, बी से वापस यदि ए पर आए हैं, तो नेट वर्क डन आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, द लॉ एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। अच्छा एक बार यहां ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए जो कूलम्ब फोर्स होता है वो कूलम्ब फोर्स पॉइंट चार्जेज के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है, पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड होता है। सर यदि कोई बड़ा चार्ज आ जाए तो उस बड़े चार्ज को भी किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करवाया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है, एट रेस्ट, और चार्जेस किस में रहने चाहिए, रेस्ट में रहने चाहिए। अच्छा यहां पर एक पॉइंट मेरे सामने आता है कि यदि मान लीजिए दो चार्ज आपने लिए हैं, एक चार्ज ये ले लिया Q1 और एक चार्ज मैंने ले लिया है Q2, ये दो चार्ज मैंने लिए हैं, दोनों चार्ज ही क्या रेस्ट में होने चाहिए सर, ये चार्ज भी रेस्ट में, ये चार्ज भी रेस्ट में, दोनों चार्जेज किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, क्या तभी कूलम्ब्स लॉ लगता है। सर दोनों चार्ज यदि मान लीजिए एक चार्ज मैंने Q1 ले लिया और एक चार्ज मैंने ले लिया Q2, ये दोनों क्या है, मोशन में है, दोनों चार्ज किस में है, मोशन में है, मूविंग है, तो क्या अब कूलम्ब फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज तो मोशन में है और एक चार्ज क्या है, रेस्ट में है, एक तो मोशन में है और एक किस में है, रेस्ट में है, तो क्या कूलम्ब फोर्स लगेगा। तो इन तीनों केसेस के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ यहां लगेगा, कूलम्ब्स लॉ यहां लगेगा, कूलम्ब्स लॉ यहां लगेगा, पर दोनों यदि मोशन में है तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने कि कूलम्ब कांस्टेंट, यदि कूलम्ब फोर्स लगने वाला है यहां, यदि आप लगा रहे हो तो बिल्कुल गलत लगा रहे हो, यदि दोनों चार्जेस क्या है, मोशन में है, तो कूलम्ब फोर्स नहीं लगेगा। और यदि एक चार्ज मोशन में है और एक रेस्ट में है, तो बच्चों यही आप कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं, जी हाँ बिल्कुल 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 यहां कूलम्ब फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स यहां वैलिड है, कूलम्ब फोर्स यहां वैलिड है। यदि एक चार्ज भी रेस्ट में है, एक चार्ज भी यहां रेस्ट में है, तो कूलम्ब फोर्स जरूर से जरूर लगता है। तो देख लेते हैं पॉइंट क्या कहता है, इन अप्लाइंग इट टू द केसेस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, यानी बड़ी बॉडीज के लिए बात करें, ऑफ फाइनाइट साइज, केयर शुड बी टेकन इन एज्यूमिंग द होल चार्ज ऑफ ए बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। यानी कि जैसे मान लो बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया है, बड़ा चार्ज ले लिया है, तो उस बड़े चार्ज को पूरे को एक छोटे से सेंटर पे सेंटर्ड मानते हुए, कॉन्सेंट्रेटेड मानते हुए, हम उस एक्सटेंडेड, उस बड़ी बॉडी के फॉर्म में जो चार्ज रखा हुआ है उसको एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हुए उसको क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं, कूलम्ब फोर्स लगाने वाले हैं। As this is true only for spherically charged bodies that too far external points। ठीक है,
जिनके लिए एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, बहुत दूर होता है, उनके लिए बात करें तो स्फेरिकल बॉडीज जो है, स्फेरिकल बॉडीज को इसी तरह से क्या किया जाता है बेटा, सॉल्व किया जाता है, उसी तरह से क्या किया जाता है, देखा जाता है। चलिए आगे पॉइंट ले लें अपन, ठीक है। तो अपना आज का जो वीडियो होता है वहीं समाप्त। अब मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर प्यारे बच्चों।